इसे आप दीपावली का तोहफा कह सकते हैं। इसे उपभोक्ताओं को दी गई अब तक की बड़ी राहत कह सकते हैं। एक ऐतिहासिक मौका है जब भारत सरकार ने तमाम ऐसे विषयों और उत्पादों को लेकर, ऐसी सेवाओं को लेकर जो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े हैं, टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीएसटी 2.0 की, जिसमें भारत सरकार ने, जीएसटी काउंसिल्स ने बहुत बड़ी तादाद में जो जीएसटी की दरें थी उनके अंदर फेर बदल किया है और बहुत बड़ी तादाद में आम उपभोक्ता को राहत पहुंचाई है। लेकिन क्या ये राहत उपभोक्ता तक पहुंचना सुनिश्चित है? क्या उपभोक्ताओं तक पहुंच पा रही है, या उपभोक्ता इस बात को कैसे सुनिश्चित करें कि जो छूट सरकार की तरफ से मिली है वो आपको मिलने वाली है, मिल रही है, मिलने जा रही है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर हूँ मैं आपके साथ। और आज मैं बात करूँगा इसी बात को लेकर कि भारत सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में आम उपभोक्ता को जो राहत दी है, क्या उसका फ़ायदा आम उपभोक्ता तक पहुंच पा रहा है, पहुंच पाएगा, पहुंच पाने का प्रबंध है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में व्यापारिक तबका, मैन्युफैक्चरर्स, निर्माता, सेवा प्रदाता अपने मुनाफे में उसका एक हिस्सा समायोजित कर लेंगे और उसका पूरा का पूरा लाभ उपभोक्ता तक हस्तांतरित नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा? तो इसमें जहाँ सरकार अपने स्तर पर सक्रिय है, सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, वहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपभोक्ता खुद इसके लिए जागरूक बने। आइए आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जो बड़ी टैक्स राहत जीएसटी के जरिए आपको मिली है वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम इसी बात से शुरुआत करेंगे कि वास्तव में ये जीएसटी जो है, ये है क्या और इसका भुगतान किसको करना पड़ता है। अक्सर आप लोगों ने व्यापारियों के साथ ये बात करते सुना होगा, मुझे जीएसटी जमा कराना है, जीएसटी की तारीख निकल रही है, जीएसटी पे पेनल्टी लग रही है, मेरे को इस बार के जीएसटी पे ये करना है, वो करना है। आमतौर पर ये धारणा रहती है कि जब जीएसटी लगाया जाता है, आमतौर पर ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि व्यापारियों से जुड़ा हुआ ये कोई विषय है। लेकिन वस्तुस्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है साथियों। जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, यह पूरी तरह उपभोक्ताओं पर लागू होता है, व्यापारियों पर लागू नहीं होता। यानी व्यापारियों को एक भी रुपये का जीएसटी का भुगतान नहीं करना होता है। व्यापारी केवल एक एजेंट के रूप में उपभोक्ता से उस जीएसटी की राशि को वसूल करते हैं और सरकार को जमा करा देते हैं। जी हाँ, जो जीएसटी है वो पूरी की पूरी उपभोक्ताओं के ऊपर लागू होती है और उसका सीधे तौर पर कीमतों के ऊपर सीधा नियंत्रण या कीमत तय करने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होता, सिवा इस बात को छोड़कर कि कुछ मामलों में जीएसटी की दरें वस्तु या सेवा की कीमत के आधार पर भिन्न हो सकती है। तो जो आम धारणा है, हमारे अधिकतर उपभोक्ता उसको समझते नहीं है, बहुत से व्यापारी भी नहीं समझते। वो इस बात को समझ लें कि जो वस्तु और सेवा कर है वो पूरी तरह उपयोगकर्ता यानी उपभोक्ता को ही देना होता है। जो व्यापारी हैं वो एक एजेंट के तौर पर उस राशि को एकत्रित करते हैं और सरकार में जमा करा देते हैं। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स की तरह है जिसमें हर स्तर पर कर की मात्रा बढ़ती जाती है और ऐसे में जो कर चुका करके व्यापारी ने जीएसटी दे करके सामान लिया है और उसके बाद जब आगे वो जीएसटी की वसूली कर रहा है तो जितना जीएसटी उसने पहले खरीदते समय लिया है वो जीएसटी काट करके, उसको हम इनपुट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, बचा हुआ पैसा जो अतिरिक्त जीएसटी इसके पास जमा हुआ है वो हर महीने 3 महीने में नियमानुसार जैसे भी प्रावधान किए जाते हैं उसके अनुरूप सरकार को जमा करा देता है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो सीधे तौर पर उपभोक्ता से जुड़े हुए कर की बात है। यानी सरकार ने जब ये फैसला किया है
कि आपके बहुत सारे उत्पादों में जीएसटी कम की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी उत्पादों में जीएसटी कम की गई है। कुछ उत्पाद ऐसे भी हैं जिनमें जीएसटी बढ़ा दी गई है। कुछ उत्पाद बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें जीएसटी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी उन्हें यथावत रखा गया है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, और इतिहास की अगर हम उठा के देखें जीएसटी लगने के बाद से, तो पहली बार इतनी बड़ी तादाद में राहत उपभोक्ता को मिली है। आपके ज़रूरत की चीज़ें, पराठे की हम बात करें, टैक्स को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो पहले टैक्स के दायरे में आते थे, जिन पे कुछ टैक्स लगता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनमें टैक्स की स्लैब की रेट को कम किया गया है। पहले 12% के दायरे में आते थे, उनको 5% के दायरे में लाया गया है। पहले 18% टैक्स के दायरे में आते थे, उन्हें 12% में लाया गया है। या उससे भी नीचे के लेवल पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें 28% या दूसरे स्लैब से उनमें परिवर्तन करके उनके टैक्स को कम किया गया है। तो अब ये जो राहत उपभोक्ता को मिली है, ये राहत आप तक ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें सबसे अहम जो उपभोक्ता को जान लेने वाली चीज़ है वो है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। क्योंकि अधिकतर सेवाएं और उत्पाद लेते समय हम देखते हैं कि उन पर MRP, खासतौर से पैकेज कम्युनिटी के तहत MRP लगा होता है। अगर हम दवाइयों की बात करें, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में राहत दी गई है, कुछ दवाइयों को बिल्कुल टैक्स से बाहर किया गया है और कुछ दवाइयों में टैक्स के स्लैब को कम कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी राहत जो आम उपभोक्ता को दवाई के क्षेत्र में मिली है। लेकिन इन सब को आप कैसे जाँचेंगे? वास्तव में ये फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस MRP को समझने की कोशिश करें जो इस नए प्रावधानों के बाद प्रभावित होने वाली है। इस बात को लेकर विभिन्न मंत्रालयों ने अलग अलग आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें MRP को लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम तरह के जो कानूनी नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें इस बात के लिए तो सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जो नई स्लैब आ गई है, जो नई टैक्स रेट आ गई है, उसकी राहत तत्काल प्रभाव से, जो 22 तारीख आप सब जानते हैं इसकी डेट है, कट ऑफ डेट, 22 तारीख से वो लाभ उपभोक्ता को दिए जाएं। लेकिन MRP को लेकर जो आदेश, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित कानून की बात करें, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें उसे वैकल्पिक रखा गया है। यानी MRP बदलना, जो पहले से मार्केट में सामान आ गया है, वो ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब MRP के साथ आपका कन्फ्यूज़न बढ़ जाना स्वाभाविक है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि MRP जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो अधिकतम विक्रय मूल्य है, उसमें पहले से ही सभी तरह के कर जुड़े हुए होते हैं। यानी बाज़ार में जो प्रोडक्ट आ गया है उस पर जो MRP लिखी गई है, उसमें पुराना कर जितना तय था उस हिसाब से जोड़ करके MRP में पहले से ही जोड़ दिया गया है। तो अब आपको यही ध्यान देने की बात है कि अगर अब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट जो 22 सितंबर से पहले का पैक किया गया है, जिस पर MRP लिखी हुई है और उस पर नए प्रावधानों में GST स्लैब कम हो गया है, वो अगर आपको MRP पर बेचा जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको उस टैक्स छूट का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। न केवल MRP पर बेचने से, बल्कि आपको ये भी तुलना कीजिए, क्योंकि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, सामान इससे पहले भी बहुत जगह MRP से कम रेट पर आपको मिल रहा था। आपको यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या वो पहले जिस रेट पे मिल रहा था, इस कट ऑफ डेट यानी 22 सितंबर के बाद, वो आपको अब उस अनुपात में कम रेट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा जितनी की GST में उसमें छूट दी गई है। ये छूट अलग अलग उत्पादों में, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग है। 13% तक का गैप है जहां उपभोक्ता को छूट मिली है। यानी कई उत्पाद ऐसे हैं जिनके भाव पहले के भाव के मुकाबले 13% के लगभग
कम हो जानी चाहिए। यानी अगर पहले कोई एमआरपी 113 रुपए थी, किसी के एमआरपी 113 रुपए प्रिंट है, तो वो 100 रुपए, अगर उसमें 13% का ये टैक्स का रिड्यूस आया है, तो वो 100 रुपए के अंदर उत्पाद आपको मिलना चाहिए। क्योंकि कानून में अब इस बात को छूट मिल गई है कि वो एमआरपी बदलना जरूरी नहीं है, तो एमआरपी उस पर 113 प्रिंट होगी, लेकिन वो वस्तु आपको 100 रुपए के अंदर दी जानी चाहिए। तो ये समझने के लिए कि आपके साथ बाजार में गड़बड़ी नहीं हो, आपके साथ बाजार में शोषण नहीं हो, आपके साथ टैक्स छूट का आपको लाभ नहीं मिले, इसको जानने के लिए आपको कंपेयर करना होगा कि आप 22 तारीख से पहले जो उत्पाद खरीद रहे थे, 22 तारीख के बाद अगर वही उत्पाद खरीदते हैं, तो उन दोनों के अंदर रेट का जो डिफरेंस टैक्स स्लैब की वजह से आया है, उसका फ़ायदा आपको मिला या नहीं मिला। साथियों, इसके लिए कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर इस अवधि के दौरान पुराना कोई सामान आपके पास खरीदने का बिल है और आप दोबारा से वही सामान खरीद रहे हैं, तो दोनों बिलों को कंपेयर कीजिए। आप ये देखिए कि आपको लाभ मिला या नहीं मिला। जहाँ तक सरकारी प्रावधानों की बात है, सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि एमआरपी भले ही से डिब्बे के ऊपर प्रिंट पे नहीं बदली जाए, लेकिन सभी मैन्युफैक्चरर्स को ये निर्देश दिया गया है, सभी सेवा प्रदाताओं को ये निर्देश दिया गया है, उनके एसोसिएशंस के साथ सरकार कोऑर्डिनेशन में उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो नई संशोधित दरों वाली सूची प्रकाशित करें, मूल्य सूची प्रकाशित करें, या वो वस्तुएं जिनकी दरें प्रभावित हुई है उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट, रेट लिस्ट प्रकाशित करें, और वो संबंधित रिटेलर्स तक विभिन्न माध्यमों से, जिसमें प्रिंट माध्यम शामिल है, इलेक्ट्रिक माध्यम शामिल है, तमाम तरह की सूचना और संचार के दूसरे माध्यम शामिल है, उसे नीचे स्तर तक जहां पर कि उपभोक्ता को वस्तु या सेवा खरीदनी वहां तक पहुंचाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप रिटेलर से जाके उनसे कहिए कि हमें संशोधित सूची, रेट लिस्ट जो है, नई मूल्य सूची जो है, वो हमें दिखाई जाए, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले के मुकाबले रेट में क्या परिवर्तन आया है और हमसे अधिक पैसे तो वसूल नहीं किए जा रहे हैं। साथियों, सरकारी स्तर पर जीएसटी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं। 54 यानी 54 श्रेणियां बनाई गई उत्पादों की, और उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो पुरानी कीमतों को देखें और उसके बाद जो नई कीमत पर उपभोक्ता को सामान दिया जा रहा है उसका भी अवलोकन करें, और ये अंतर बाजार में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस बात की मॉनिटरिंग करें। लेकिन साथियों, क्योंकि एमआरपी पहले से एक पेचीदा व्यवस्था थी, एमआरपी में पहले से ही कीमत बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती थी, तो ऐसे में ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है आम उपभोक्ता के लिए कि जो टैक्स छूट है उसका पूरा का पूरा लाभ उपभोक्ता को दिया जा रहा है, यहाँ कहीं अपनी कीमतें तो रिटेलर ने नहीं बढ़ा ली है, मीडिएटर ने नहीं बढ़ा ली है, और आपसे अधिक पैसे तो नहीं ले रहा है। ये आपको खुद को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और इसमें एक और कमी, आज तक हम आपसे कहते आए हैं कि एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस दरमियान बहुत से उत्पाद ऐसे भी हैं जिनमें जीएसटी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी का स्लैब बढ़ा है। वहाँ पुराना अगर एमआरपी है तो दुकानदार को ये अधिकार भी किसी हद तक मिल जाते हैं कि वो उन कीमतों पर आपको पूर्व एमआरपी से अधिक राशि भी मांग सकते हैं। तो वहाँ आपको विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि आप चेक करें कि एमआरपी से कितनी अधिक राशि आपसे मांगी जा रही है, और क्या वो उत्पाद या सेवा उस श्रेणी में शामिल है जहाँ जीएसटी की दरें बढ़ी है, जहाँ टैक्स पहले से बढ़ा है। और इस बात को कंपेयर करें कि टैक्स जितना बढ़ा है, कहीं एमआरपी से उससे भी अधिक पैसे तो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। आपको इसको तुलनात्मक ढंग से कंपेयर करने की ज़रूरत है, आपको रेट लिस्ट देखने की ज़रूरत है। तो अब केवल एमआरपी पे भरोसा न करें, रिटेलर से रेट लिस्ट मांगें। मैन्युफैक्चरर्स को निर्देशित किया गया है कि वो ये रेट लिस्ट हर स्तर तक पहुंचाएं। और इसके साथ ही एक और बड़ा कन्फ्यूज़न, अब आपको इस संबंध में देखना पड़ेगा कि एमआरपी के ऊपर करेक्शन करने का अधिकार भी विक्रेताओं को दे दिया गया है, निर्माताओं को दे दिया गया है। अगर पुरानी रेट हैं, प्रिंट हैं, तो उस पर स्टिकर लगा करके उस पर पेन से दूसरी रेट लिख सकते हैं, उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं।
वहाँ भी आपको ये कंपेयर करना होगा कि टैक्स स्लैब वहाँ कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, और आपको ये देखना होगा कि जो नई रेट प्रिंट की जा रही है, काट के लिखी जा रही है, स्ट्रिंग लगा के लिखी जा रही है, वो उस अनुरूप है या नहीं जिस अनुरूप टैक्सों में बदलाव किया गया है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, उपभोक्ता संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संगठनों के साथ इस बात को लेकर मीटिंग की है। हमने आश्वासन दिया है, सरकार को विश्वास दिलाया है कि हम आम उपभोक्ता को इस बात के जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे। तो साथियों, अब ये आपकी अधिक बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या जीएसटी छूट का लाभ जो सरकार की मंशा रही है आप तक पहुंच रहा है, या उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा हम इतिहास में देखते आए हैं, जब जब भी टैक्स में रिलीफ दी जाती है एक बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरर या सेवा प्रदाता उसमें से वसूल कर लेते हैं। आपको निगाह रखनी होगी। जैसे जीएसटी में कमी आई, बहुत बड़ा सेक्टर है हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर, जिसे जीएसटी से मुक्त किया गया है, लेकिन अब वहीं के लोग बातें कर रहे हैं कि साहब हमारे को इनपुट मिलना बंद हो जाएगा, हमें इसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना लाभ आपने टैक्स में कम करके दिया है उतना कीमत बढ़ाना हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी। साथियों, इन तमाम चीज़ों को देखने की, समझने की ज़रूरत है। जब देश में पहली बार जीएसटी लाया गया था तब इस बात की बहुत बड़ी आशंका थी कि इस तरह से उपभोक्ताओं से अधिक मुनाफा वसूली की जाएगी, उनको टैक्स राहत में मिलने वाले बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। तब एक एंटी प्रॉफिटरी यानी मुनाफा रोधी प्राधिकरण एक इस बात को लेकर बनाया गया था, और इस बात के अधिकार को दी गई थी कि वो इस तरह के सारे मामलों की जांच करेगा, कार्रवाई करेगा, निर्णय लेगा, और अगर उपभोक्ताओं को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाकर मुनाफा उसके जरिए कमाया जा रहा था तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने में सक्षम था। लेकिन बाद में जब जीएसटी प्रभावी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो गया, तो आखिरकार इस प्राधिकरण को, इस अथॉरिटी को समाप्त कर दिया गया। तो आज जब हम नए दो सुधारों में जा रहे हैं तो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास इस तरह की शिकायत करने के लिए बहुत सारे मंच मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल में एक डायरेक्टर जनरल निदेशालय, डायरेक्टरेट इस बात के लिए बना हुआ है जो एंटी प्रॉफिट से संबंधित चीज़ों को देखता है, जो मुनाफे के संबंध में मिली शिकायतों की जांच कर सकता है। इसके साथ ही साथ आपको ये जान लेना भी बेहद ज़रूरी है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के अनुसार भी अगर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल रहा है, आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है और उपभोक्ता इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप वहाँ बता सकते हैं कि इस वस्तु या सेवा में ये टैक्स राहत दी गई थी जिसका हमें मुनाफे का लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने इसके लिए जो काउंटर्स हैं, जो नेशनल हेल्पलाइन के काउंसलर हैं, उनके लिए विशेष एक सत्र, विशेष जानकारी उनको दी है। और इतना ही नहीं, जो कन्वर्जन पार्टनर है हेल्पलाइन के, जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनके साथ बैठकर भी इस संबंध में चर्चा हुई है कि इस तरह की शिकायतों का कैसे प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जा सकता है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी इंडस्ट्री के साथ भी, तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी चर्चा की है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंच सके। लेकिन साथियों, ये लाभ तब तक आम उपभोक्ता तक पहुंचना सुनिश्चित नहीं है जब तक कि खुद उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, शिकायत करने के लिए आगे नहीं आएगा। एक भी शिकायत आती है तो हज़ारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग आगे आइए। अगर आपको लगता है, पहली बात तो ये कि खुद इस बात को जांचने की कोशिश कीजिए कि क्या टैक्स छूट का लाभ आपको मिल रहा है और मिलने जा रहा है, और अगर नहीं मिलने जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसको नोट करें, उसका डिफरेंस नोट करें और इस शिकायत को कंज्यूमर हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर आप दर्ज कराएं। इसके साथ साथियों, आप कंज्यूमर कमीशन में परिवाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपसे अगर पैसा अधिक वसूल कर लिया गया है तो उसको आप क्षतिपूर्ति के रूप में नुकसान के साथ ब्याज सहित उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत करके आप वसूल कर सकते हैं। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज मैंने आपके साथ चर्चा की है। इस विषय को लेकर अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है, किसी भी तरह का खुलासा आपको चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपनी बात रखिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूरे राज्यों की, जो स्टेट की जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या पैकेज कम्युनिटीज़ में एमआरपी को लेकर कोई सवाल है तो जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, विधिक
माप विज्ञान विभाग विभिन्न राज्य सरकारों के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार के मंत्रालयों से आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, ऐसी जानकारी बेहद ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं। मैं हर बार आता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर बहुत से मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके पास आता हूं। बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, ट्रैवल एजेंसीज, तमाम तरह में जो उपभोक्ताओं के साथ शोषण हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, डार्क पैटर्न की बात करें, इन सब पर मेरी चर्चाएं अलग अलग एपिसोड में आपके साथ जारी रहती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उपभोक्ताओं को शोषण मुक्त बनाने की हमारी जो लड़ाई है, हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप सब लोग सक्रिय रूप में इसमें भागीदार नहीं होंगे। अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा बनाइए, इस महायज्ञ में आप भी कुछ न कुछ आहुति दीजिए। इस तरह के वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों को, उन तमाम स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के साथ जोड़िए जो उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोज़ को देखते रहिए। जल्दी ही फिर आऊँगा किसी एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए। बने रहिए लगातार हमारे इस कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।